चल ध्यान दिया जाए। डाइपोल मोमेंट में कल कुछ पॉइंट हम लोग बताए थे, आपको बताए थे ना। तो डाइपोल मोमेंट में हम आपको बताए थे थोड़ा बहुत, जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है इसके बारे में बताए थे, फिर लोन पेयर क्या है इसके बारे में बताए थे ना। नहीं, विद्युतनात्मकता के बारे में बताए थे, लोन पेयर के बारे में बताए थे। और उसके बाद बताए थे डाइपोल मोमेंट के बारे में कि डाइपोल मोमेंट जो है उसको म्यू से दर्शाते हैं। डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है वो है Q क्रॉस डी, ये बताया गया था। फिर Q का मतलब भी बताए थे। Q का मतलब हम लोग कहे थे कि दो तत्वों के बीच में विद्युतनात्मकता का अंतर होता है, बताए थे। और D का मतलब बताए थे कि दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी होती है, बताए थे। तो म्यू बराबर Q क्रॉस डी, ये बताए थे। साथ साथ ये भी बताए थे कि डाइपोल मोमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। नहीं, नहीं बताए थे, बताए थे। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डाइपोल मोमेंट को एक तीर से दिखाते हैं, ये बताया गया था। फिर ये भी बताए थे कि जो तीर होता है, नहीं, उसको खींचने का जो डायरेक्शन होता है वो होता है लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव की तरफ, ऐसा बताया गया था। कितना पॉइंट बताए थे। चलिए अब इसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हम ये पॉइंट भी बताए थे पिछले क्लास में कि डाइपोल मोमेंट जो है वो हमें क्या बताता है। तो डाइपोल मोमेंट हमें मॉलिक्यूल के ध्रुवता के बारे में बताता है। डाइपोल मोमेंट हमें बताता है कि कौन सा मॉलिक्यूल ध्रुवीय है और कौन सा मॉलिक्यूल अध्रुवीय है, इसकी पहचान करवाता है, ध्यान रखना है। नहीं, अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट का मान जीरो आ जाए, अगर किसी मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट का मान क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल जो है वो अध्रुवीय है। वो मॉलिक्यूल क्या है, अध्रुवीय है। और अगर किसी मॉलिक्यूल के लिए डाइपोल मोमेंट का मान जीरो नहीं आता है, तो हम कहते हैं कि वो मॉलिक्यूल क्या है, ध्रुवीय है। नहीं, अध्रुवीय को इंग्लिश में हम लोग नॉन पोलर कहते हैं और ध्रुवीय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पोलर। तो ये हम लोग को बस ध्यान रखना था। नहीं, चलो, तो यहां से हम लोग बताए थे, देखो तो, यदि किसी अणु के लिए म्यू का मान क्या आ जाए, जीरो आ जाए, यदि किसी अणु के लिए म्यू का मान जीरो आ जाए, नहीं, तो वह अणु क्या कहलाएगा, नॉन पोलर यानी अध्रुवीय होगा, ये ध्यान रखना होगा। ठीक। फिर कहा गया यदि किसी अणु के लिए म्यू का मान जीरो नहीं हो, जीरो के बराबर नहीं हो, नहीं, तो वह अणु क्या कहलाएगा, पोलर यानी कि ध्रुवीय कहलाएगा, याद रहेगा। नहीं, तो डाइपोल मोमेंट हमें अणु की ध्रुवता के बारे में बताएगा। अब डाइपोल मोमेंट का मान अगर जीरो, तो मॉलिक्यूल अध्रुवीय, और डाइपोल मोमेंट का मान जीरो नहीं, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, ध्रुवीय। अब बारी बारी से पढ़ाया जा रहा है। जैसे देखो तो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, A2 प्रकार के अणु। तो A2 मतलब हम मान लो यहाँ से ले लिए एक एग्जाम्पल Cl2 का, यहां से हम लोग एग्जाम्पल ले लिए मान लो Cl2 का। नहीं, तो Cl2 भी A2 टाइप का ही है। नहीं, तो Cl2 का मतलब हो गया क्लोरीन और क्लोरीन। अब मान लो ये दोनों परमाणु समान है कि अलग अलग, समान है। तो अगर इसके विद्युतनात्मकता का मान हम ऐसे ही मान लिए कि 3 है, तो इसका भी 3 होगा। नहीं, अब अगर कोई बोलता है कि भाई इस Cl2 के लिए, इस Cl2 के लिए म्यू का मान यानी डाइपोल मोमेंट का मान निकालो, तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q गुना डी। तो हम यहाँ लिखेंगे Q का मान, तो Q का मतलब होता है दो परमाणुओं के बीच में विद्युतनात्मकता का अंतर। तो Q का मान हम लिखेंगे 3 - 3, गुना में क्या लिखेंगे, डी। तो यहाँ पर आएगा बराबर में 0 गुना डी, वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। नहीं, तो हमको Cl2 के लिए, Cl2 जो मॉलिक्यूल है इसके लिए म्यू का मान क्या आ गया, 0। तो Cl2 के लिए अगर म्यू का मान 0 आ गया, तो Cl2 जो मॉलिक्यूल है ये हम लोगों का पोलर है कि नॉन पोलर, ये मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर कहलाएगा, अध्रुवीय कहलाएगा। नहीं, तो इसका मतलब हुआ कि अगर ऐसा कोई मॉलिक्यूल आपको मिल जाए, नहीं, अगर आपको Cl2 मिल जाए, या आपको कोई बोल दे कि बाबू तुम्हारे पास Br2 है, तो तुम्हारे पास F2 है, तुम्हारे पास O2 है, तुम्हारे पास N2 है, तुम्हारे पास H2 है, नहीं, तो ये जितने भी मॉलिक्यूल हम लिख रहे हैं, इन सभी मॉलिक्यूल के जब म्यू का मान निकालेंगे तो जीरो आया कि नहीं आएगा, आएगा। और ये सभी मॉलिक्यूल पोलर होंगे कि नॉन पोलर, तो ये सभी मॉलिक्यूल आपके नॉन पोलर होंगे। बोलो इतना में दिक्कत है। नहीं, तो अब जब भी ऐसा कोई मॉलिक्यूल आपको दिखाई दे, Cl2, O2, Br2, H2, N2, नहीं, इस तरह कोई भी मॉलिक्यूल दिखाई दे और कोई पूछे कि बताओ बाबू ये मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर, नॉन पोलर, ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि नॉन पोलर क्यों हो रहा है, क्योंकि इनका हम जब विद्युतनात्मकता का अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, जीरो। और जीरो में किसी चीज से गुना करेंगे तो जीरो ही आएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो,
तो A2 टाइप मॉलिक्यूल का मतलब समझ में आ गया। अब हम लोग को देखा जाए तो एक बात याद रखना होगा कि अगर कोई मॉलिक्यूल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, कोई मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से, तो कार्बन और हाइड्रोजन की विद्युतनात्मकता लगभग समान होती है। क्या होती है? लगभग समान। तो मान लो इसका विद्युतनात्मकता हम 2 मान लिया, इसका भी विद्युतनात्मकता हम 2 मान लिए। नहीं, आप कोई बोलता है कि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन में बॉन्ड बना हुआ है, इसके लिए डाइपोल मोमेंट का मान निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? म्यू बराबर फॉर्मूला है Q गुना D, तो यहाँ पर आप Q का मान निकालोगे तो विद्युतनात्मकता का अंतर निकालोगे, तो 2 माइनस 2 करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। और गुना में क्या करेंगे? D। तो यहाँ पर हम लोग को फिर से आ जाएगा 0 गुना D और वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट मिला? यहाँ से कॉन्सेप्ट ये मिल रहा है कि अगर कोई मॉलिक्यूल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, अगर कोई मॉलिक्यूल कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है तो उसके भी डाइपोल मोमेंट का मान क्या आएगा? 0। और अगर किसी मॉलिक्यूल के डाइपोल मोमेंट का मान 0 आता है तो मॉलिक्यूल पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर। तो देखो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर CH4 लिखें, नहीं तो CH4 का मतलब क्या हुआ? C H H H और यहाँ पर H, यही ना CH4 है जी? नहीं, तो यहाँ पर तुम्हारे पास CH4 दिया गया है, तो तुम CH4 में देख रहे हो कि यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोजन, तो इनके लिए हमेशा डाइपोल मोमेंट याद रखना 2 परमाणु के लिए निकलता है, 2 परमाणु के बीच में डाइपोल मोमेंट निकलता है। तो यहाँ पर हम इस कार्बन को और इस हाइड्रोजन को लेंगे, नहीं तो इसका विद्युतनात्मकता 2, इसका भी 2, तो डाइपोल मोमेंट का मान यहाँ क्या आएगा? 0। तुम यहाँ पर अगर निकालोगे इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में, तो यहाँ भी वैल्यू क्या आएगा? 0। तुम यहाँ पर निकालोगे तो यहाँ भी वैल्यू क्या आएगा? 0। और यहाँ भी निकालोगे तो वैल्यू तुमको 0 ही आएगा। नहीं तो ओवरऑल सब 0 को जोड़ोगे तो CH4 का मान क्या आएगा? 0। तो CH4 जो मॉलिक्यूल है पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर होगा। तो ये हम लोग को पहचानने आना चाहिए। नहीं तो अब कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ तुमको कोई भी मॉलिक्यूल दिया रहे वो हमेशा क्या होगा? नॉन पोलर। हम यहाँ पर तुमको दे दें कि बाबू यहाँ लिखा हुआ है CH3 CH2 CH3, नहीं तो इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, इसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ और भी है क्या? नहीं है, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन। तो इस मॉलिक्यूल को हम सीधे बोलेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होगा? नॉन पोलर। नहीं, इस मॉलिक्यूल के लिए कोई बोले कि म्यू का मान क्या होगा, तो 0। समझ में आ रहा है? नहीं तो कोई भी मॉलिक्यूल तुमको दे दे, बेंजीने दे दे तुमको, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6, तो ये भी तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, नहीं तो इसके लिए भी म्यू का मान 0 आएगा और ये मॉलिक्यूल भी क्या होगा? नॉन पोलर। नहीं, ध्यान रखना है, ये C6H6 किसको बोलते हैं? बेंजीन को। ये आपका बेंजीन है। नहीं, सेम एज आप पेट्रोल बोलते हो तो पेट्रोल का फॉर्मूला क्या हम लोग बोलते हैं? C7H16 नहीं होता है? ध्यान रखना है, ये क्या है? हेप्टेन। ये क्या है आपका? हेप्टेन। ध्यान रखना है, 7 कार्बन है तो इसलिए हेप्टेन। नहीं तो हेप्टेन ही तो पेट्रोल होता है, हेप्टेन और ऑक्टेन को मिला के पेट्रोल आपका बनता है। ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी हेप्टेन यानी पेट्रोल जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से बना है कि नहीं बना है? बना है। तो इसको पोलर कहेंगे पेट्रोल को कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। तो पेट्रोल जो है आपका नॉन पोलर है। सेम एज किरासन तेल ले लीजिए तो किरासन तेल का फॉर्मूला C10 और H22, नहीं तो ये भी कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ है, ये आपका किरासन तेल है KOL। नहीं तो ये भी पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। इसका मतलब जितना भी तेल होता है, जितना भी तेल होता है वो सब क्या होता है? नॉन पोलर। ध्यान रखना है, पेट्रोल हो, किरासन तेल हो, कड़ुआ तेल हो, जितना भी तेल होता है वो सब कैसा होता है? नॉन पोलर। ध्यान रहेगा, क्योंकि उसमें कार्बन हाइड्रोजन ही प्रेजेंट रहते हैं। नहीं, जितना भी वायली सबस्टांस होता है वो किससे बना होता है? कार्बन और हाइड्रोजन से। ध्यान रखना है। इतना में दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, तो ये सब पॉइंट हमको ध्यान में रखना होगा। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है? CO2। क्या लिखा हुआ है? CO2। नहीं, अब इसको चेक करना है कि भाई ये पोलर है कि नॉन पोलर। तो हमको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर अणु दिया हुआ है तो उस अणु में केंद्रीय परमाणु को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? केंद्रीय परमाणु। तो CO2 है, नहीं तो जिसकी संख्या कम होगी वही केंद्रीय परमाणु होगा। नहीं तो CO2 कौन सी से बना है? कार्बन से और ऑक्सीजन से। इसमें कार्बन कय गो है? एगो। ऑक्सीजन कय गो? 2 गो। तो किसका संख्या कम है? कार्बन का। जिसका संख्या कम है वही केंद्रीय परमाणु होगा। तो CO2 में केंद्रीय परमाणु कौन हुआ? कार्बन। तो हम यहाँ CO2 में कार्बन केंद्रीय परमाणु है, कार्बन को लिख दिए। अब कार्बन के साथ बगल में कय गो ऑक्सीजन है? 2 गो। तो ध्यान रखना, जो
परमाणु बच गया, केंद्रीय परमाणु के बाद जो परमाणु बच गया उसको केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ सजा देते हैं। नहीं तो 2 ऑक्सीजन बचा है तो 2 ऑक्सीजन को हम लोग कार्बन के एगो एक तरफ सजाएंगे और एगो एक तरफ सजा देंगे। सजा दिए? नहीं। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वैलेंसी कितना होता है? 2। कितना होता है? 2। हम लोग शुरू में वैलेंसी लिखवाए थे 1 से 20 तक। नहीं तो आपका ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है और हम बताए हैं कि कोई भी परमाणु का जितना वैलेंसी होता है वो उतना ही बॉन्ड बनाता है। नहीं तो ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 तो बॉन्ड कय गो बनाएगा? 2 गो। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 कय गो बॉन्ड बनाएगा? 2 गो। बना दिए। इतना में दिक्कत है? नहीं तो यहाँ पे हम लोग CO2 का फोटो बनाए कि CO2 भाई ऐसे बन जाएगा। ठीक है, इतना में दिक्कत? अब आ जाओ, बीच वाला कार्बन को पकड़ लो, बीच वाले कार्बन को पकड़ लेना है और बीच वाले कार्बन को पकड़ के अब हमको ध्यान लगाना है कि ये जो कार्बन है इसके बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कय गो होता है? 4 गो होता है ना। नहीं कार्बन का विन्यास लिखना जानते हो? कार्बन का अगर विन्यास लिखें तो 1s2 2s2 और 2p2 यही ना होता है जी। तो यहां से देखोगे तो इसका बाहरी कक्ष यही दोनों मिला के है तो 2 और 2 4 गो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं इसके बाहरी कक्ष में? तो कार्बन के बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो तो इस चारों का यूज कर गया है कि नहीं कर गया है? कर गया है। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, ये चारों का यूज करके बॉन्ड बना लिया है। नहीं तो अगर कार्बन चारों इलेक्ट्रॉन का यूज कर लिया, जो इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन थे उन चारों का यूज करके बॉन्ड बना लिया, बना लिया कि नहीं कर लिया? बना लिया। तो ये बताओ कि कार्बन के पास अब बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कय गो बच गया? एको गो नहीं बचा। 4 गो था, चारों यूज कर गया तो एको इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो इसके पास लोन पेयर कय गो? 0। तो कार्बन के पास लोन पेयर क्या आ गया? कार्बन के पास लोन पेयर क्या आ गया? 0। नहीं तो जैसे ही किसी परमाणु कोई आपको अणु दिया रहे, कोई अणु दिया रहे तो क्या करना है? उस अणु का केंद्रीय परमाणु चुन लेना है। चुन लिए कार्बन। नहीं और इस कार्बन का क्या करना है? आपको लोन पेयर निकाल देना है कि इसके पास कय गो लोन पेयर बचा। नहीं तो केंद्रीय परमाणु कार्बन था, लोन पेयर हम कैसे निकाले भाई? ऑक्सीजन था, सजा दिए, बॉन्ड खींच दिए। बॉन्ड खींचने के बाद मालूम चला कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन था, चारों का यूज कर गया बॉन्ड बनाने में, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कय गो बच गया? 0 इलेक्ट्रॉन बच गया। लोन पेयर 0। तो अगर लोन पेयर 0 तो म्यू का मान भी 0। लोन पेयर 0 तो म्यू का मान भी 0। अब म्यू का मान 0 तो यह जो मॉलिक्यूल होगा CO2, ये मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन पोलर, अध्रुवीय अणु हो जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग कैसे चेक करना है? नहीं तो अगर कोई आपको ऐसा मॉलिक्यूल दिया रहे तो केंद्रीय परमाणु पकड़िए। नहीं केंद्रीय परमाणु के बगल में साइडेड एटम को सजा दीजिए, बॉन्ड खींच दीजिए। नहीं और फिर केंद्रीय परमाणु का देखिए कि केंद्रीय परमाणु के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कय गो होता है। तो केंद्रीय परमाणु यहाँ कार्बन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन कय गो होता है बाहरी कक्ष में? 4। चारों का यूज कर गया तो लोन पेयर 0। अगर लोन पेयर 0 तो म्यू का मान भी 0। दिक्कत है? नहीं तो म्यू का मान 0 तो CO2 जो मॉलिक्यूल होगा पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना है कि सिर्फ लोन पेयर ही नहीं चेक किया जाता है। नहीं इस केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों परमाणु समान है कि अलग अलग है? समान है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि कोई भी अणु नॉन पोलर तभी होगा जब केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर भी 0 हो, साथ ही केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ जितना भी परमाणु है वो भी समान होना चाहिए। नहीं जैसे यहाँ कार्बन से ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ा है, नहीं दोनों परमाणु समान है कि अलग अलग? समान है, तभी ये नॉन पोलर होगा। यानी लोन पेयर भी 0 हो, ये कंडीशन भी जरूरी है। तथा दूसरा कंडीशन ये है कि केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ दोनों परमाणु भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तभी ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, नहीं तो नॉन पोलर नहीं होगा। इसमें से अगर एक कंडीशन भी गया तो इसका मतलब नॉन पोलर नहीं होगा, पोलर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आइए, PCl5 लिखा हुआ है, बताइए पोलर की नॉन पोलर? नॉन पोलर। कैसे बताए हैं आप, समझ रहे हैं? बताइए। हाँ केंद्रीय परमाणु कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस ले लिए। फास्फोरस से क्लोरीन का जुड़ा है? 5 गो। 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो सजा दिए। फास्फोरस के बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। बस में है ना, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होता है।
विन्यास लिखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और ये होता है 3p3। नहीं तो बाहरी कक्ष देख लीजिए, यही बाहरी कक्ष है। नहीं तो एस में 2 और पी में 3, 3 और 2 5, यहाँ भी तीसरा तीसरा कक्ष है। नहीं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो पांचों का यूज कर गया कि नहीं कर गया? कर गया। तो यहाँ पे लोन पेयर कितना? 0। नहीं और फास्फोरस से जुड़ा हुआ सभी परमाणु समान की अलग अलग? समान। तो म्यू भी क्या मानेंगे? 0। तो मॉलिक्यूल पोलर की नॉन पोलर? बैठिए, बिल्कुल आसान है। नहीं जैसे CCl4 दिया है, बताओ बाबू तुम CCl4 कैसे बताए? केंद्रीय परमाणु कौन है? कार्बन। कार्बन से कई क्लोरीन? 4 गो। 4 गो बॉन्ड खींच दिए, बोलो। संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, सही बात है। तो लोन पेयर क्या आ गया? 0। और कार्बन जो सभी एटम क्या है? सेम। तो म्यू का मान 0। तो मॉलिक्यूल कैसा? नॉन पोलर। बैठो, सही है। नहीं हम लोग को CH2 दिया हुआ है, चलिए कार्बन डाइसल्फाइड, पोलर की नॉन पोलर? कैसे? कार्बनिक परमाणु C है और C के साथ 2 गो सल्फर। आगे बोलिए। है सल्फर का परमाणु संख्या 16 होता है। वैलेंसी निकालिए, बोलिए। परमाणु संख्या 16, बोलिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। अब बोलिए। बाहरी कक्षा में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे बोलिए, अब क्या बोलना चाहती हैं? वैलेंसी कैसे निकलेगा? क्योंकि कोई भी परमाणु उतना ही बॉन्ड बनाता है जितना उसका वैलेंसी होता है। नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन का तो मतलब होता है कि बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कय गो है? तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6 गो है। नहीं अब देखना है वैलेंसी निकालना है, तो वैलेंसी निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि इसको 8 पूरा करना है। 8 पूरा करने के लिए इसको और कय गो इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 गो। तो वही तो उसका वैलेंसी है। नहीं यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कय गो बॉन्ड बनाएगा? 2 गो। नहीं तो बताइए एगो सल्फर कय गो बॉन्ड? 2 गो बॉन्ड। तो 2 गो बॉन्ड खींच दीजिए। एगो सल्फर कय गो बॉन्ड? 2 गो बॉन्ड खींच दिए। कार्बन कितना बॉन्ड हो गया? चलिए केंद्रीय परमाणु कार्बन है, लोन पेयर बताइए। 0। नहीं और दोनों परमाणु समान है कि अलग अलग? समान है। तो इसका मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल पोलर कि नॉन पोलर? अब देखिए इस सब चीज के लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए थोड़ा बहुत। नहीं तो जिन लोगों का बेसिक कमजोर है, आज हम ऐप पर बेसिक का वीडियो डाल देते हैं, ठीक है? वो बेसिक थोड़ा देख लीजिएगा। बेसिक वाले में हम पढ़ाए हैं परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, संयोजकता क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, सब उसमें ढंग से पढ़ाया गया है। नहीं तो उसका वीडियो आप देख लीजिए अगर आपको ठीक करना है तो, क्योंकि ये बेसिक चीजें ना बार बार आपको दिक्कत देंगी, ध्यान रखना है। नहीं तो आपका काम होगा कि आप थोड़ा सा वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़िया से देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ध्यान रखना है क्योंकि ये बार बार आएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं सब उसमें बताए हैं, आराम आराम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है, नहीं सब बात ढंग से समझाया गया है। तो 2-3 वीडियो है उसको डाल देते हैं आपके ऐप पर, नहीं उसको आप लोग देख लीजिए। ठीक, ये समझ में आ गया बाबू? बैठ, चलो अब यहां से आ रहा है ए बी प्रकार के अणु। तो यहां देखो तो क्या लिखा हुआ है? ए बी, यानी दोनों परमाणु समान है कि अलग अलग? अलग अलग। तो जैसे देखो HCl लिया गया, HCl हम ले लिए। नहीं अब 2 परमाणु है यहाँ पर H और Cl, तो इसमें केंद्रीय परमाणु का बातें नहीं होगा। नहीं इसको केंद्रीय परमाणु कहें किसको कहें? किसी को नहीं कहेंगे। बस में आ रहा है ना, क्योंकि 2 ही परमाणु है ना। केंद्रीय परमाणु की बात कब आती है? जब परमाणुओं की संख्या 2 से ज्यादा हो। ये CO2 देख रहे थे, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, तो हम लोग केंद्रीय परमाणु की बात करेंगे। यहाँ पर 2 परमाणु है, नहीं ध्यान रखना है। तो HCl के लिए कोई पूछता है कि HCl हम लोग का जो है ये पोलर है कि नॉन पोलर, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये दोनों परमाणु अलग अलग हैं। दोनों परमाणु क्या हैं? अलग अलग। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता हम मान लिए 3 और इसका ऐसे ही मान लिए 2। नहीं क्योंकि क्लोरीन का हम कल बताए थे कि सबसे पीरियोडिक टेबल में विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है फ्लोरीन का, तब ऑक्सीजन का, तब नाइट्रोजन का और तब क्लोरीन का।
नहीं, तो क्लोरीन का विद्युत नात्मकता ज्यादा होता है, हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो वैसे ही मान लिया इसका 3 इसका 2। नहीं, अब हमको म्यू का मान निकालना होता, तो म्यू बराबर फॉर्मूला होता है क्यू गुना डी। तो क्यू का मतलब हो जाएगा 3 माइनस 2 विद्युत नात्मकता का अंतर, और डी, तो डी तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता है। दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच का दूरी कभी जीरो होगा नहीं, कुछ ना कुछ दूरी होगा, तो यहाँ पे डी का मान कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं ऐसे ही 9 एंगस्ट्रॉम। नहीं, तो यहां से हम लोग को आ गया 1 गुना 9 एंगस्ट्रॉम, तो म्यू का मान जीरो आया क्या? नहीं आया। यहां पर म्यू का मान कुछ आ गया, यहां पर म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो आ गया। तो HCl हम लोग का पोलर मॉलिक्यूल की नॉन पोलर? पोलर। ऐसा मॉलिक्यूल ध्रुवीय कहलाएगा, ध्यान रखना है, ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? ध्रुवीय। तो ये आपका पोलर कहलाएगा। तो जितना भी ए बी टाइप का मॉलिक्यूल होगा, देख रहे हो, ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप जितना ये मॉलिक्यूल होगा, ये सभी मॉलिक्यूल आपके क्या होंगे? पोलर। ये सभी मॉलिक्यूल आपके क्या होंगे? पोलर। बोलो दिक्कत है इसमें? नहीं, तो केयर करना होगा। चलो अगले पॉइंट पे आ जाओ। अगला पॉइंट हम लोग को बोल रहा है कि यदि किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर उपस्थित हो, नहीं जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, फिर वही कहानी आ रहा है, देखो ध्यान से। यहां पर H2O दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? H2O। अब H2O में हाइड्रोजन 2 गो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 1 गो, तो किसका संख्या कम है? तो ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु ले लिया, ऑक्सीजन केंद्रीय परमाणु। 2 गो हाइड्रोजन है, 2 गो हाइड्रोजन को भी लिख दिए, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन लिख दिए। नहीं, अब केंद्रीय परमाणु जो है ऑक्सीजन है, तो बताओ ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कय गो? 6 गो। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या आप लिखते हैं 8, और इसका विन्यास लिखिएगा तो होता है 1s2 2s2 और 2p4 होता है। नहीं, तो बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कय गो? 4 और 2 6। तो इसके पास 6 गो इलेक्ट्रॉन होता है, और 6 गो में से यूज कयो किया है? 2 गो यूज किया है, बच कयो हो गया? 4 गो। बच कयो हो गया? 4 गो। नहीं, तो इसका पास जो इलेक्ट्रॉन बच जाता है उसी को लोन पेयर कहते हैं जी। नहीं, तो बाहरी कक्ष में इसके पास 4 गो इलेक्ट्रॉन बच गया है, तो लोन पेयर इसका जो है वो कय गो है? 2 गो। एक लोन पेयर का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 गो लोन पेयर का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। इसके पास लोन पेयर कय गो है? 2 गो। बोलो दिक्कत है? नहीं, तो यहाँ पर H2O में जो केंद्रीय परमाणु है इसके पास लोन पेयर 0 नहीं है भाई। तो अगर लोन पेयर 0 नहीं हो, नहीं कोई आपको अणु दिया जाए और उस अणु के केंद्रीय परमाणु के पास अगर लोन पेयर 0 नहीं हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट भी 0 नहीं होगा, और ऐसा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? पोलर। नहीं, तो आपके बाद याद रखना है कि पानी जो है वो कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर मॉलिक्यूल है हमेशा, कि पानी जो है पोलर है। काहे भाई? तो पानी में केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 0 नहीं होता है, इसके पास लोन पेयर है, तो जिसके पास भी लोन पेयर होगा, नहीं वो क्या कहलाएगा? पोलर। ध्यान रखना है, तो ये सब आपको केयर करना होगा। सेम एज जैसे यहाँ पर NH3 दिया हुआ है, तो कोई बताएगा? बोलिए सर। NH3 लिखा हुआ है, पोलर कि नॉन पोलर? पोलर। कैसे बताए? नाइट्रोजन के पास यहाँ पर बोल रहे हैं कि भाई 3 गो हाइड्रोजन सर बना दीजिए। नहीं, नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कय गो? 5 गो। सही है, 5 गो है, 5 गो में से यूज कयो कर गया? 3 गो, तो 2 गो बच गया। नहीं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बच गया, यानी कि लोन पेयर 0 नहीं है, लोन पेयर इसके पास 1 है, तो इसका म्यू का मान 0 नहीं होगा। म्यू का मान 0 नहीं होगा तो ये मॉलिक्यूल कैसा कहलाएगा? पोलर। बिल्कुल सही है कि मॉलिक्यूल पोलर होगा। दिक्कत है? नहीं, चलिए। हाँ सर बोलिए। PCl3 पोलर कि नॉन पोलर? कैसे? पी लिख दिए और 3 गो क्लोरीन लिख दिए, बॉन्ड भी खींच दिए। फास्फोरस के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कय गो? 5 गो। 5 गो में से कय गो यूज कर गया? 3 गो, तो कय गो बच गया? तो लोन पेयर कय गो? लोन पेयर 1 गो। सही है, बैठिए। तो लोन पेयर 1 है, तो इसका भी म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ये मॉलिक्यूल भी क्या कहलाएगा? पोलर कहलाएगा। इसमें दिक्कत नहीं। अब जैसे SO2 लिखा हुआ है, बोलिए सर। SO2 लिखा है, पोलर कि नॉन पोलर? सल्फर लिख दिए और 2 गो ऑक्सीजन लिख दिए, बॉन्ड बताइए कितना बनेगा? ऑक्सीजन कय गो बनाता है? ऑक्सीजन 2 सर, तो 2 गो बॉन्ड बनाइए, 2 बॉन्ड बनाइए। एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड। सल्फर कय गो बॉन्ड बना लिया?
सल्फर के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन कएगो? 6 गो। 6 में से कएगो यूज कर गया? 4 ठो यूज कर गया। कएगो बच गया? 2 गो। तो लोन पेयर एक बच गया। तो लोन पेयर जहां बचा कि म्यू नॉट इक्वल टू 0, मॉलिक्यूल पोलर की नॉन पोलर? यही तो पहचानना है, पोलर और नॉन पोलर। बात समझ में आ रहा है? बैठिए। नहीं, पोलर नॉन पोलर पहचानना जो है ये ना टोटली आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। नहीं, अब लोन पेयर चाहिए तो लोन पेयर के लिए आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ठीक होना चाहिए। बस में आ रहा है ना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होना चाहिए। नहीं, कौन परमाणु कितना बॉन्ड बनाता है ये आपको पता होना चाहिए। ये सभी बातें आपको पता होंगी तब पोलर और नॉन पोलर हम लोग सीख पाएंगे। ध्यान रखना है। अब बात यहाँ पर ये नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि ये जो बेसिक बात हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर की हम बात कर रहे हैं, क्या ये यहीं तक आएगा कि आगे भी आएगा? ये पूरे केमिस्ट्री में दौड़ेगा और हर एक चैप्टर में ये बात आएगा। नहीं, तो इसलिए आपका इतना बेसिक क्लियर होना चाहिए। ध्यान रखना है। अब जो बच्चा 11th पढ़ा रहता है, जो बच्चा 11th पढ़ा होता है उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग में ये इतना ना यूज में आता है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना यूज में आता है ना कि जो बच्चा 11th खाली कहीं क्लास अगर ढंग से कर लिया होगा, नहीं अगर ढंग से पढ़ा होगा, थोड़ा बेसिक होगा उसका पढ़ा होगा, तो उसको भूल ही नहीं सकता है। अब जो बहुत सारे बच्चे हैं जो हिचकिचाते हैं कि भाई ऑक्सीजन का वैल्यूम कितना, तो सर 4, ना सर 5, ना सर 6, बस में है। और जो लड़का ठीक से खाली कॉन्शियसली क्लास किया है ना 11th का, नहीं उससे मुंह से गलती से भी गलत नहीं निकल सकता है। नहीं, क्योंकि वो उसके जानते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी ना उसके परमानेंट मेमोरी में बस गया है, टेम्पोररी मेमोरी में नहीं है। वो टेम्पोररी मेमोरी से निकल के परमानेंट मेमोरी में बस गया है। उसे चलता हूँ फिरता हूँ सुतलो रहा है, कोई पूछेगा नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना, तो 3, वैलेंस कितना 5, वो गलती बोल ही नहीं सकता, इतना ना बार प्रैक्टिस होता है। ध्यान रखना है। नहीं, तो ये सब चीज मायने थोड़ा सा रखता है। तो जिन बच्चों का कमजोर है और उनको अगर केमिस्ट्री समझना है तो अभी समय है, एग्जाम के टाइम में समय नहीं रहता है। जैसे जैसे लेट होगा ये हावी हो जाएगा, तो इसको हावी मत होने दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि अपना बेसिक हम क्लियर कर लें। तो हम बोल रहे हैं बेसिक आपका 2-3 वीडियो जो है वो हम डाल देंगे, उसको क्लियर जरूर कर लीजिएगा। ध्यान रखना है, टाइम निकाल के उसको लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। जो 11 ढंग से पढ़ा है मेरे पास उसको ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो तो देखते बोलेगा, SO2 देख रहा है वो बोलेगा सल्फर पे सर लोन पेयर एक लिखिए ना। नहीं, उसको ये सब जरूरत ही नहीं उतना, इतना ना ये सब यूज में आता है ना, क्या कहा जाए। चलिए अगले पॉइंट पे आ जाए। अब यहां से दिया हुआ है CH3Cl, तो वो बताएगी। बोलिए सर, CH3Cl पोलर की नॉन पोलर? पोलर। क्यों पोलर बोल रहे हैं? हाँ सही है, बैठो। इसके कहने का मतलब ये है कि सर देखिए कार्बन के पास आप 3 हाइड्रोजन लिख दीजिए और एक क्या लिख दीजिए, क्लोरीन लिख दीजिए। नहीं, तो आप यहां पर सर देखिएगा कि कार्बन जो है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो 4 को ये यूज कर गया, तो लोन पेयर क्या है 0। लेकिन क्या इस केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ सभी परमाणु समान है? सभी परमाणु समान नहीं है। तो सभी परमाणु समान नहीं है तो लोन पेयर 0 होने के बावजूद भी इसका डाइपोल मोमेंट म्यू जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, और ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर नहीं होगा, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर। ध्यान रखना है, क्योंकि हम आपको बता चुके इस बात को, हम आपको बताए हैं अभी कि आपका लोन पेयर भी केंद्रीय परमाणु पर जुड़ा होना चाहिए, लोन पेयर 0 होना चाहिए, और साथ साथ केंद्रीय परमाणु से जुड़ा हुआ सभी परमाणु भी समान होना चाहिए। तो क्या यहाँ केंद्रीय परमाणु जुड़ा सभी परमाणु समान है? नहीं। तो इस क्लोरीन के खाली आ जाने से ये क्या बन गया, पोलर। नहीं, इतना भाग CH3 वाला भाग नॉन पोलर था, नहीं, लेकिन क्लोरीन जुड़ जाने से क्या बन गया, पोलर। दिक्कत है? नहीं, तो आपका ये मॉलिक्यूल जो है ये पोलर है, ध्यान रखना है। अब ये मॉलिक्यूल देखो तो ये भी क्या होगा, पोलर, क्योंकि सभी कार्बन पर सभी परमाणु समान नहीं है। यहां देखो कार्बन पर सभी परमाणु समान है नहीं, तो ये भी क्या होगा, पोलर। लेकिन CCl4 क्या होगा, नॉन पोलर होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे चारों क्लोरीन क्या आ गया, सेम आ गया, तो लोन पेयर भी 0 और चारों परमाणु सेम, तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन पोलर। पास में आ रहा है ना? नहीं, तो ये पॉइंट हमको ध्यान रखना होगा। अब केयर होता है कि सर ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, नहीं, तो इनके पोलरिटी में किसकी पोलरिटी ज्यादा और किसकी पोलरिटी कम,
नहीं, ये भी क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। तो हम लोग को बताया जाता है कि जैसे जैसे एक केंद्रीय परमाणु पर विद्युत ऋणात्मक तत्व की संख्या बढ़ते जाती है, मॉलिक्यूल की सिमेट्रिसिटी बढ़ते जाती है, नहीं सममितता बढ़ते जाती है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूल की सममितता बढ़ते जाएगी, नहीं उस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट का मान घटता जाएगा। क्या होगा? घटता जाएगा। जैसे चलो इस कार्बन पर क्लोरीन कएगो? एगो। इस पर कएगो? दूगो। इस पर कएगो? तीन गो। इस पर कएगो? चार गो। तो बाएं से दाएं जाने पर विद्युतनात्मक परमाणु की संख्या कार्बन पर बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? बढ़ रही है। तो जैसे जैसे विद्युतनात्मक परमाणु की संख्या केंद्रीय परमाणु पर बढ़ती जाती है, अणु की सममितता बढ़ते जाती है, सममितता जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, डाइपोल मोमेंट का मान घटता जाएगा। नहीं तो हम लोग को ध्यान रखना होगा कि अगर यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर लिखना होगा कि सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका, तो हम किसका लिखेंगे? CH3Cl का सबसे ज्यादा, उससे कम होगा CH2Cl2 का, उससे कम होगा CHCl3 का, और सबसे कम होगा CCl4 का। बोलो दिक्कत है? इतना बात ध्यान रहेगा। तो यहां से हम लोग कुछ कुछ सीखे कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर होता है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। ये सब बात हम लोग को समझ में आया। ठीक है, चलो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे। अब हम लोग का जो सॉल्यूशन चैप्टर है, इस चैप्टर में आखिर ये पोलर नॉन पोलर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ रही है? नहीं तो यहाँ पर एक हम लोग पढ़ रहे हैं विलयन चैप्टर। विलायक में विलय को मिलाना है। क्या करना है? विलायक में विलय को मिलाना है। नहीं, विलयन चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, ध्यान रखना है। तो विलयन कैसे बनेगा? विलायक में विलय को मिलाने से। ठीक है, तो किस विलयन में, किस विलायक में कौन सा विलय घुलेगा? नहीं तो इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है समान समान को घुलाता है। क्या हम लोग कॉन्सेप्ट आता है? समान समान को घुलाता है, ध्यान रखना है। यहां पर उनको देखा जाए तो विलयन बनना एक सिद्धांत पर, विलयन बनना एक सिद्धांत पर निर्भर करता है। विलयन बनना एक सिद्धांत पर निर्भर करता है। वो सिद्धांत क्या है? तो कहा गया समान समान को घुलाता है, ध्यान रखना है। यहां पर एक सिद्धांत लिखा गया समान समान को घुलाता है। इसी को इंग्लिश में कहा जाता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ध्यान रखना है। समान समान घुलाता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये होता है कि पोलर विलायक में, पोलर विलायक में पोलर विलय घुलेगा। पोलर विलय घुलेगा तथा नॉन पोलर विलायक में, तथा नॉन पोलर विलायक में नॉन पोलर विलय घुलेगा। पोलर विलायक में पोलर विलय घुलेगा तथा नॉन पोलर विलायक में नॉन पोलर विलय घुलेगा। ऐसा बात कहा गया, ध्यान रखना है। नहीं तो यानी कि कौन सा विलायक में कौन सा विलय घुलेगा, ये अगर हमको पता करना है, नहीं तो आपको पहले पोलर और नॉन पोलर का जानकारी होना चाहिए। नहीं जैसे नॉर्मली हम यहां से ले लिए आपको H2O, तो अभी आप पढ़ चुके हैं H2O पोलर है कि नॉन पोलर? पोलर है। अभी आप पढ़ चुके हैं कि भाई H2O जो है ये पोलर मॉलिक्यूल है। नहीं अब यहां से हम ले लिए C7H16, ध्यान रखना है। तो बताइए कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ यौगिक पोलर कि नॉन पोलर? नॉन पोलर। ये आपका नॉन पोलर है। नहीं तो आपको ध्यान रखना है कि कोई बोल दिया आपको, दो को दे दिया, बोला कि भाई देखो H2O है एक बर्तन में और एक बर्तन में C7H16 हेप्टेन है। नहीं तो इन दोनों को मिलाकर क्या विलयन का निर्माण किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है, क्योंकि
वाटर पोलर है और ये नॉन पोलर है, तो पोलर में नॉन पोलर नहीं घुलता है। हम लोग कॉन्सेप्ट बताया गया कि पोलर में पोलर ही घुलेगा, पोलर में नॉन पोलर नहीं घुलेगा, ध्यान रखना है। नहीं तो हम लोग जानते भी हैं कि ये तो पानी है और ये किसका फॉर्मूला है, पेट्रोल का। नहीं तो क्या पानी में पेट्रोल घुल जाता है, नहीं घुलता है। नहीं तो यहां पर इन दोनों की कहानी में हुआ, कहानी ये समझ में आया कि दोनों क्या होंगे, इनसॉल्युबल, अविलय, अविलय, ये एक दूसरे में घुल नहीं सकते हैं, ध्यान रखना है। लेकिन यहीं पर हम एग्जांपल ले लें C6H6, हम लोग क्या ले लिए, C6H6 बेंजीन ले लिए, नहीं और यहां पर पेट्रोल ले लिए C7H16। अब बताओ बेंजीन जो है कार्बन बना हुआ है, कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर, तो ये नॉन पोलर है, ये भी क्या है, नॉन पोलर। तो हम बोले कि बताओ ये दोनों एक दूसरे में विलय होंगे कि अविलय, विलय होंगे भाई, घुलनशील होंगे, ध्यान रखना है, नहीं होंगे, इसमें दिक्कत है। तो ये पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाता है, ध्यान रखना है। इस तरह का क्वेश्चन आपको आएगा कि भाई आपको कोई मॉलिक्यूल दे देगा विलायक के रूप में और उसके बाद बोलेगा कि बताओ इसमें कौन कौन घुलनशील है, नहीं तो बता पाइएगा कि नहीं बता पाइएगा, बता पाइएगा। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक कोई लाए हैं, देखिए कोई ऐसा समझदार आदमी जो एनसीईआरटी किताब लाया हो, चलिए जाके ऑफिस से मांग के लाइए, बोलिएगा क्लास 12th का एनसीईआरटी का वॉल्यूम 1 दीजिए, है दीजिए। रिएक्शन टाइम इतना स्लो काहे रखे हैं, खोज रहे थे, इतना तो आप लोग पोथा लेकर नहीं चलते हैं, खोज रहे थे आप लोग कहने का मतलब है कि कोई विद्यार्थी आई स्थिति खराब है बुक का, थोड़ा सा सुधार लीजिएगा नहीं तो पन्ना पन्ना छटक जाएगा इन्हें उन्हें। देखिए ये आपका होमवर्क है जो आपको करके लाना है, हम थोड़ा सा समझा देते हैं, देखिए ध्यान से। इसमें आप एनसीईआरटी में आइएगा तो पेज नंबर 60, एनसीईआरटी का पेज नंबर 60 आप देखिएगा। तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 60 में क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, कह रहा है विलय विलायक आकर्षण के आधार पर निम्नलिखित को नॉर्मल ऑक्टेन की विलयता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नहीं यानी कि यहां पर आपको विलायक दे दिया है नॉर्मल ऑक्टेन, विलायक दिया हुआ है आपको नॉर्मल ऑक्टेन, बोलिए तो ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होगा, C8H18 C8H18 CnH2n+2 होता है अल्केन का फॉर्मूला। चलिए तो आपको यहां पर विलायक दे दिया है नॉर्मल ऑक्टेन जिसका फॉर्मूला हम लिख दिए। नहीं अब इसमें ध्यान से देखिएगा आप, तो क्या लिख रहा है, विलय विलायक आकर्षण के आधार पर नॉर्मल ऑक्टेन दे दिया। अब यहां से कुछ देखिए, कुछ दिया हुआ आपको KCl, KCl CH3OH CH3CN और दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन यानी कि C6H12, यही दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको बोल रहा है क्या कि आपको ये विलायक है, अब इस विलायक में आपको बताना है कि सबसे जल्दी और सबसे आसानी से कौन घुल जाएगा, C6H12, सही बात है भाई, ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर, सबसे फास्ट ये घुलेगा। नहीं अब उससे कम कौन घुलेगा, फिर उससे कम कौन घुलेगा और सबसे कम कौन घुलेगा, ये आपको अरेंज करना है। अरेंज होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये आपका होमवर्क है और ये ध्यान रखना है, बुक में लिखा है कि व्यवस्थित करना है यानी सजाना है और साथ साथ कारण बताना है कि आप क्यों ये सजाए और कैसे सजाए। नहीं तो आपको कारण के साथ समझ बूझ के ये क्वेश्चन बना के लाना है।
चलिए ध्यान दीजिए, अभी और क्वेश्चन है गधा सब, पहले ही खाली कहिए ना, टाइम हो जाए, खाली कहिए कि ठीक है तो हाँ अब बस हो गया कादूनी। भागा दौड़ी वाला काम में ना अभी कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, एनसीईआरटी का ही उसी पेज का है, क्वेश्चन नंबर 25। ध्यान दीजिए, यहां बोल रहा है कि आपको पहचानिए कि निम्नलिखित यौगिक में से कौन से जल में अत्यधिक विलय, आंशिक विलय तथा अविलय होंगे। ध्यान से मेरा क्वेश्चन समझिए, यहां पर आप देखिएगा तो आपको विलायक दे दिया है जल, विलायक क्या दे दिया है, जल। अब आपको बोल रहा है क्या कि जल में आपको बताना है, जैसे यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है फिनॉल, यहां लिखा है फिनॉल, तो देखिए हम फिनॉल का फॉर्मूला लिख रहे हैं C6H5OH। फिर यहां पर लिखा हुआ है टालुइन, जिसका फॉर्मूला हम यहां लिख रहे हैं C6H5CH3। फिर यहां लिखा है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल जिसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं HCOH। फिर यहां लिखा हुआ है एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं CH2OH, CH2OH। और लास्ट आपको दिया हुआ है पेंटेनॉल, तो उसका एक फॉर्मूला हम यहां लिख रहे हैं देख लीजिए, यही आपको दिया गया है। नहीं 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है पेंटेनॉल। तो यहां से अगर देखें हम लोग को तो ये हम लोग को 5 गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो ना है, 5 गो आपका विलय दिया है। नहीं अब आपको बताना है नहीं कि इसमें कौन जल में पूर्णतः घुल जाएगा, कौन है जो जल में पूर्णतः नहीं घुलेगा, आंशिक रूप से घुलेगा, और कौन है जो जल में घुलबे नहीं करेगा। नहीं तो इसको भी आपको बना के लाना है, आएगा नहीं तो इस क्वेश्चन को भी आपको बना के लाना है, और रीजन अपना बना के लाना है, गलती चाहे सही है, मेरा बात समझ रहा है ना, गलत या सही कुछ भी आपको बना के लाना है, कुछ भी लिख के लाना है, ध्यान रखना है, जो भी आपको समझ में आता है और वो कारण पूछे कारण आपको बताना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25। अब इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन नंबर 23 है। नहीं तो क्वेश्चन नंबर 23 भी आप बना सकते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन पहले 24-25 ही बनाइए, 23 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा एक पॉइंट बताएंगे तो अब ये बनाइएगा, ठीक है। ये 2 बना के लाइए।